गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ चुके हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। यही दो ड्रॉबैक्स थी जो बोहर्स मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि बोहर मॉडल इन दोनों को अकॉर्डेंस में नहीं ले पा रहा था कि कैसे ये पॉसिबल है, इसलिए उसको डिस्कार्ड किया गया और हमारे पास नया मॉडल आया जिसे हम नाम से जानते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अब बात करते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है बेटा वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए होता है। किन के लिए होता है? मैक्रोस्कोपिक। इसका मतलब जो हम देख पाते हैं ना इजीली, कोई बॉल, कार, हम हैं, पत्थर है, कुछ भी जो हम देख पा रहे हैं जो बड़े साइज़ के हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ड्वेल नेचर दोनों ही दिखाते हैं, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंस किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक के लिए। और उसी तरीके से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक के लिए है। इस वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए होता है और क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए होता है और जो क्वांटम होता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो किसके लिए होता है? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए होता है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है वो न्यूटन्स लॉज को फॉलो करेंगे। जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आएगा वो न्यूटन के तीन लॉज आपने पढ़े होंगे, वो तीनों लॉज को फॉलो करेगा। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल वाले हैं वो न्यूटन के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, वो तो क्या है? वो तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक हैं। तो इसका मतलब उसके ऊपर न्यूटन के लॉज फॉलो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को कंसीडर करते हुए और इन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बारे में बताया कि कैसे क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे वो मूव करेंगे, कहाँ उनकी मिलने की संभावना होती है, वो सब किस में आएगा? क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा। ठीक है, तो आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम शुरू करेंगे। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस चीज़ पर बेस है। जैसे आपने बताया क्लासिकल मैकेनिक्स किसके ऊपर बेस है? न्यूटन लॉज के ऊपर। उसी तरीके से जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके ऊपर बेस है। हालांकि बेटा जो ये इक्वेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अभी इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा होगा शॉर्ट फॉर्म शायद। हियर इट इज़ श्रोडिंगर इक्वेशन, जो बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है। एच ये हैमिल्टन ऑपरेटर होता है, साई ये आपको पता होना चाहिए, ये एक वेव फंक्शन होता है वेव का, जो इलेक्ट्रॉन वेव बनाएगी ना उसका वेव फंक्शन एक तरीके से एम्पलीट्यूड होता है, और ई जो है एनर्जी होती है उस वेव की, और अगेन से साई है। तो यहाँ पर जो ये दिखाई गई है ये बहुत सिंपल फॉर्म है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स रूप भी होता है जिसमें आप डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और इस तरीके से करके आता है। तो वो नहीं है आपके सिलेबस में, ना ही ये है आपके सिलेबस में। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम किस चीज़ पर बेस है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बेस है, पहली बात। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि जो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो ना ही आपके सिलेबस में है, वो बहुत हायर क्लासेस में आएगा, आपके एमएससी लेवल पर आएगा। तो जो इनके सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन से आपको दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ई पता चलता है, इट मीन्स एनर्जी। ठीक है, सेकंड साई पता चलता है। बेटा इसे साई बोलते हैं, जो त्रिशूल से आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं? साई, SAI, साई। ठीक है, साई जो है और ई जो है, इन दोनों की वैल्यूज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक्चुअली हमें इन दोनों की वैल्यू पता करने से पता क्या चला है? बेटा साई का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साई एक वेव फंक्शन है और ये एक एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव का। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन एक वेव के रूप में चल रहा है, मान लो ये है। ठीक है, तो
ये जो साई है वो एक तरीके से ये वैल्यू, एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको बताया था ना वेव में, ये एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसका खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको स्केयर कर दो, आप सोच के देखो, ये साई है, इसका स्केयर कर दो, मैं स्केयर कर दिया तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, एक और साई इसके तरफ, तो ये दोबारा से साई हो गया ये। तो एक तरीके से हमने क्या बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एरिया के अंदर जाएगा। एक तरीके से ये बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, साई का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर से आप क्या बता पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है अप्रॉक्सीमेट। लेकिन मैंने बताया ना 100% श्योर नहीं बोलेंगे, इस मॉडल में हमेशा जो पॉसिबिलिटी होगी वो 99.9% होगी। इसका मतलब 0.1% हो सकता है कहीं और पर हो, ठीक है। तो 99.9% जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो हम साई स्क्वायर से पता लगा सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी एक तरीके से पता चला था इस बात का। और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन करने के लिए नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था इनको, श्रोडिंगर को। ये एक साइंटिस्ट हैं, आपको साइंटिस्ट भी दिखा देते हैं हम, ये रहा एल्विन श्रोडिंगर। तो ये थे वो जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी, और इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1933 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब जो ये मॉडल था ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड था, और इसके अंदर हमें क्या पता चल गया था, हमें ई की वैल्यू और साई की वैल्यू पता चल गई थी। तो अब हम आते हैं कि इससे क्या पता चला। देखो साई का कोई खुद का सिग्निफिकेंस नहीं था, साई स्क्वायर का है, और साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है किसी भी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो साई की वैल्यू से जो हमें ई और साई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो हमें ई और साई की वैल्यू मिली, उससे हमें क्या क्या पता चला, और उससे उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, एटॉमिक मॉडल, जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो उसके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं कि क्या हुआ है। तो पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट जो है वो है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ क्वांटाइज्ड। वो एनर्जी की वैल्यू जो ई से कैलकुलेट हुई थी ना, जो ई आया था इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, वो एनर्जी ही बता रहा है। तो एक बात तो पता चल गई कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो इजीली क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, ऐसे नहीं है कि किसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद दूसरा जो है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अलाउड सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसे उसने जो इक्वेशन सॉल्व की तो उसके कुछ पर्टिकुलर यही सॉल्यूशन आए कि भाई एक की वैल्यू आई इतनी, दूसरे की वैल्यू आई इतनी, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूमेगा वो इनके अंदर ही घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला, यहाँ पे नहीं जाने वाला है, यहाँ पे नहीं जाने वाला है। इसका मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वही सॉल्यूशंस जो हैं वो ये बताएंगे कि कौन सा एनर्जी लेवल में कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इज़ इन अकॉर्डेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इसको मान रहा है, बोर मॉडल नहीं मान रहा था इसे, ये इसे मान रहा है कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट पाथ इलेक्ट्रॉन का वी कांट फाइंड आउट, ठीक है। फोर्थ जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ अ वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब आपको ये बात समझनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आया है यहाँ पर। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। अब देखो मैंने बोला था कि साई की हम वैल्यू करेंगे हमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, लेकिन साई स्क्वायर से हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और जो वो इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ये पता चल जाएगा कि एक ऑर्बिटल में जो हैं एक सबसे पहले तो वो जो ऑर्बिटल में जो रहेगा इलेक्ट्रॉन उसकी कोई स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और जो वो इलेक्ट्रॉन रहेगा उनकी हम एनर्जी इस तरीके से निकाल सकते हैं,
ठीक है। और एक एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, क्योंकि उसने खुद क्या बोला है कि एक ऑर्बिटल जो होता है, एक जो ये साई है, ये साई जो है इसका खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन साई स्क्वायर करते ही इसको क्या मिल गया, हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल गई है, ठीक है ना। और जो इसकी वजह से हमें उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, क्या वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, जस्ट 99.9% पूरे चैप्टर में आपको अभी प्रोबेबिलिटी सुनाई देगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब कल भी समझाया था, संभावना है कि यहाँ पर 99.9% वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलने लग गया। पहले हम ऑर्बिट बोलते थे, अब ऑर्बिटल बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, डिफरेंसेस मैं आपको समझाऊंगी। ऑर्बिटल जो होता है वो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से ऑर्बिट जो आया था, जो अभी मान लो एक बार समझा ही देती हूँ आपको। एक था ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल। ये जो किस में आया था ऑर्बिटल, ये आया था बोर मॉडल ऑफ एटम में। ये किस में आया है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। दूसरी बात, ऑर्बिट जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, जो ऑर्बिटल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट में अलग अलग होते हैं। जैसे पहला ऑर्बिट होगा तो क्या कितने आते हैं, 2, दूसरे में कितने आते हैं, 8, ऐसे आते हैं ना। 2n² से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल में हमेशा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज़्यादा इसमें ऑर्बिटल में आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में, क्योंकि स्पेलिंग सेम है तो कभी कंफ्यूज ना हो जाओ। बस इतना फ़र्क है कि इसमें AL लगा हुआ है तो ऑर्बिटल हो गया। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से है, और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक साई की वैल्यू होगी, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे उसके अंदर वो भी हम बता सकते हैं कि कौन से में आएंगे वो। तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ये आपके नेक्स्ट अभी आएगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल फंक्शन। ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। साई स्क्वायर टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की एक इलेक्ट्रॉन कितना वहाँ पर मिल सकता है। तो साई स्क्वायर की अगर हम डेफिनेशन अलग अलग जगह पे पता लगा लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो वो हैं क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल तो अभी बताया था, ठीक है ना, साई के रिस्पेक्ट में आया था। अब क्वांटम नंबर्स क्या है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसकी वजह से मिलती है, इन क्वांटम नंबर्स की वजह से। क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। तो एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हर एक की इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की देगा। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं हर एक की इन्फॉर्मेशन क्वांटम नंबर से आपको पता चल जाती है। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे अभी। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहली टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। n एक तरीके से जैसे आपका बोर मॉडल में मेन शेल होती थी ना, जो प्रॉपर शेल, उसे बोलते हैं। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है, शेल के बारे में बता रहा है। मेन शेल जो होती है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n का स्क्वायर, ये फिक्स है। तो आपको इसके बारे में पता चल गया शेल कौन सी होगी। सबसे पहले तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हम लिख लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस बारे में बता रहा है, शेल के बारे में बता रहा है। कितनी है, उनका नंबर के बारे में भी बताएगा, ठीक है। कौन सी है, ठीक है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। उनकी एनर्जी ऑफ शेल के बारे में बताएगा कि उस शेल की एनर्जी कितनी है,
ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा इसको एजीमुथल भी बोलते हैं, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको सब्सिडरी भी बोलते हैं, ठीक है, कई नाम है इसके। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल लो या ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोल लो या सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोल लो, दोनों तीनों का एक ही मतलब है। और उसका मतलब है कि इसको किससे डिनोट किया जा रहा है, एल से डिनोट किया जा रहा है। और ये होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये समझो तुम्हारे बारे में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे देगा। मान लो मैंने तुम्हारे घर में चिट्ठी पहुंचानी है, ठीक है, तो मुझे तुम्हारा एड्रेस तो चाहिए ना। तो एक तरीके से शेल क्या बता रहा है, कंट्री बता रहा है। क्या बता रहा है, कंट्री बता रहा है। तो कंट्री में मतलब आपने लेटर कहाँ पहुंचाना, कौन से देश पहुंचाना है, तो इंडिया में, आप शेल में आ गए अभी, ठीक है ना। इंडिया के बाद वो आपसे क्या पूछेगा, कौन से स्टेट में पहुंचाना है। शेल के अंदर और भी छोटे कमरे होते हैं ना, फिर इंडिया के अंदर तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट में कौन से पे जाएगा, तो वो होता है यहाँ पर स्टेट को एक तरीके से मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सब शेल, ठीक है। तो इसका मतलब आपके बारे में क्या बता दिया उसने, एक तो बता दिया उसने शेल के बारे में, और दूसरे नंबर से हमें क्या पता चल गया, उस शेल के अंदर भी बहुत सारे सब शेल हो सकते हैं, तो कौन सी सब शेल में होगा, ठीक है। कितनी सब शेल पॉसिबल हैं वो वैल्यू हम निकालते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू है n, किसी भी, मान लो हमने कोई इलेक्ट्रॉन लिया, उसका शेल जो है वैल्यू मान लो वो n है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो n, तो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, 0 से लेके n-1 तक। l की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, 0 से लेके n-1 तक। अब इसको समझो मैंने क्या बोल दिया। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला 0 से 1-1, तो 1-1 तो 0 ही होगा। अब n की वैल्यू 2 है तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, एक तो होगी 0 और 2 में से 1 गया 1, तो 0 और 1, इसका मतलब n = 3 है, तो कितनी होगी 0, 1 और 2। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया है, l को लिया है नंबर ऑफ शेल से -1 करके और 0 से शुरू करना है। तो यहाँ पर बताओ कितनी नंबर ऑफ शेल आई, यहाँ पर एक शेल आई, उसकी वैल्यू कितनी है, एक ही आई ना 0। इसमें कितनी शेल आई, इसमें 2 शेल आई, इसमें कितनी शेल आई, इसमें 3 शेल आई। आप इस तरीके से याद कर लो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता आप सिंपल याद कर लो कि n की वैल्यू 1 है ना, तो 1 ही सब शेल इसके अंदर, सॉरी ये शेल लिखा हुआ है बेटा, यहाँ 1 सब शेल मौजूद है, हम तो सब शेल निकाल रहे हैं ना। तो ये क्या है, शेल। अगर n शेल का नंबर 1 है तो उसके अंदर कितनी सब शेल मौजूद होगी, 1। n का नंबर 2 है तो उसके अंदर कितनी सब शेल आई हमारे पास, 2। अगर n की वैल्यू 3 है तो कितनी सब शेल पॉसिबल हुई, 3। ये सारी सब शेल्स हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम आगे कि इससे हमें क्या पता चला, हमें इसके बारे में क्या पता चल गया, सब शेल्स के बारे में पता चल गया कि वो कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सब शेल के बाद में, जैसे आपको दिखाई दे रखा होगा, सब शेल को इन्होंने फिर नोटिफाई कर दिया। जैसे आप शेल को नोटिफाई कर देते ना, KLMNOP ऐसे होता है ना, वैसे ही अगर L की वैल्यू आ जाती है तो 0 अगर आए तो इसका मतलब वो S सब शेल है, अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब वो P सब शेल है, 2 आ जाए तो D। आपको याद हो जाएगा ये SPDFGH, ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, देखो अब जो मैंने किया है उसको ही समझ लो आप। यहाँ पे मैंने किया था क्या, जब मैंने n की वैल्यू 1 ली, जब मैंने n की वैल्यू 1 ली तो 0 ही वैल्यू आई ना, तो इसका मतलब सिर्फ कितना सब शेल मौजूद है यहाँ पर, 1। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 तो लिख ही दिया। सब शेल की वैल्यू कितनी है 0, 0 के लिए क्या लिखते हैं 1s, तो इसके अंदर एक ही सब शेल मौजूद है। इसका मतलब फर्स्ट शेल जो होती है उसके अंदर एक ही सब शेल मौजूद है जिसका नाम है 1s, ठीक है। दूसरा, अब n = 2 हो गया, 2 हो गया तो 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या 1। अब या नहीं आएगा इसमें, 0 और 1 दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब दोनों पॉसिबल हैं तो 0 के लिए वैल्यू क्या आएगी, 0 के लिए तो फिर वो S ही आता है, और 1 के लिए क्या आता है, P आता है, n दोनों के लिए क्या है 2। तो यहाँ पर कितने आ गए, 2s 2p, 2 सब शेल आ चुके हैं यहाँ पर। 3 के लिए देखो आप, 3 क्या है,
3 को 0 1 2, 0 से लेके हमें n-1 तक चलना है, तो पॉसिबल वैल्यू अल्फेल क्या हो गई 0 1 और 2। तो अब देखो 3 तो सबके आगे आएगा ही सबशेल का नाम रखने के लिए, और 0 है तो S लिखेंगे, 1 है तो P लिखेंगे, 2 है तो D लिखेंगे। तो अगले वाला कितना आना चाहिए, अब तुम बिना देख के बताओ। 4 हैं, अगर 4 हैं नंबर n का, तो कितनी सबशेल होनी चाहिए पॉसिबल, 4। शुरू हो जाओ ऐसे, SPDF 4 हो गई, 4 SPDF समझ में आ गया। 5 होगी तो कितनी होंगी, 5 सबशेल मौजूद होंगी, 5S 5P 5D 5F 5G। 6 होगा तो 6 सबशेल मौजूद होंगी, 6X 6P 6D 6F 6G 6H। समझ में आ गया, सिंपल है। उसके बाद आते हैं हम, इसका मतलब हमें पहले नंबर से, क्वांटम नंबर से पता चला है, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हमें प्रिंसिपल शेल के बारे में पता चला। जो दूसरा नंबर है हमारा एजीमुथल, उससे हमें एल के बारे में पता चला, जो एक तरीके से सबशेल के बारे में बता रहा है, उसकी एनर्जी बताएगा, नंबर ऑफ शेल्स बताएगा, सब कुछ बताएगा, ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन ए शेल। अब आते हैं हम तीसरे पर। तीसरा जो है हमारा वो है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं, m से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या था, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, बोर मॉडल के अंदर कमियां, तो एक जीमैन इफेक्ट आया था, याद है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या था कि जो स्पेक्ट्रम में लाइंस आ रही थी, जो एक दिखाई दे रही थी, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो वो 3 हो गई या 5 हो गई या 7 हो गई। तो वो किस तरीके से स्प्लिट हुई, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबसे पहले तो बेटा हमें ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया ही क्यों यहाँ पर। उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी फिजिक्स में जाएंगे हम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की कोई चीज़ घूम रही है, तो आप बताओ क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, होगा, पक्का होगा, होगा ना। तो इसी तरीके से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना, वो ऑर्बिटल जो बोला था, ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा है, तो घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जब हम बाहर से कोई, अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बैठे थे, ठीक है, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों एक ही एनर्जी लेवल के बैठे थे, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होने लग जाएगा, जो इनकी वजह से लाइन आएंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए। तो एक तरीके से क्या बताएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ। ये आपको लाइन शायद समझ में नहीं आई, आपने इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये लिखना है जैसे n शेल के बारे में बताता है, l सब शेल के बारे में बताता है, ऐसे m ऑर्बिटल के बारे में बताता है। आया था ना थोड़ी देर पहले, साई की वैल्यू से हम ऑर्बिटल पता लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें ऑर्बिटल पता चले हैं। अब ये बात सुनो मेरी, ये कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, -l से लेके आप +l तक चले जाओ, उतनी वैल्यू m की पॉसिबल है। -l से लेके जाना है कहाँ तक, +l तक आपने जाना है। तो इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनके लिए अगर लिखूँ, ठीक है, अब इसके लिए l की वैल्यू क्या थी, इसके लिए लिखोगे आप तो कितनी वैल्यू लिखोगे, 0 तो माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, 0 ही आना है, तो इसकी तो एक ही वैल्यू होगी। इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिट होंगे, सॉरी ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं 2s, इसका भी 0 है, जिनका, इसका मतलब जिनका 0 है उनका क्या होने वाला है, उनका एक ही पॉसिबल है। अब p की बात करते हैं, जब p आएगा तो अब p वैल्यू है तो एक क्या होगा इसके अंदर, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो हमने -l से -1 0 +1, बेटा कितने ऑर्बिटल मौजूद हो गए, 3। इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, 3 मौजूद हैं, क्योंकि -l से +l तक वैल्यू जाएगी। तो इसका मतलब जो s होता है सबशेल, उसके अंदर एक ऑर्बिटल आता है,
जो p ऑर्बिटल होता है, क्योंकि p की वैल्यू 1 होती है तो -1 0 +1 तक, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। और अगर हम d पे जाएंगे तो d होता है बेटा जब जब वैल्यू होती है हमारी 2, तो 2 के लिए आप माइनस से लिखो, -2 -1 0 +1 +2, कितने आ गए 5। इसी तरीके से आप अगर f का लिखोगे तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे, 7 होता है, सॉरी आपको समझाना पड़ेगा कैसे 7 होता है। f की वैल्यू कितनी आई, f की वैल्यू होती है 3, कितनी होती है 3, SPDF ना, 0 1 2 3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये कितने आ गए 7 ऑर्बिटल्स। इसका मतलब एक तरीके से अभी हम आपके घर का एड्रेस पूछ रहे थे ना, कैसे पहुंचेंगे आपके घर तक, हमने लिखा इंडिया, हम इंडिया में पहुंचे, फिर हमने लिखा हरियाणा, फिर हरियाणा में लिखा, ठीक है, फिर हमने लिखा क्या, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गए आप। तो अब ऑर्बिटल से आपको क्या पता चल रहा है, ऑर्बिटल से आपको पता चल रहा है आपका कौन सा, एक तरीके से आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गए हो। अब डिस्ट्रिक्ट से आगे जाना है हमें, क्योंकि चिट्ठी तो आपके घर पे पहुंचानी है ना, तो एग्जैक्ट गांव का नाम आएगा फिर आपका, तो वो हो गया एड्रेस, भाई नाम तो आपका होगा ही कुछ ना कुछ, तो पहुंच जाएगी चिट्ठी। तो अगला जो है हमारा फोर्थ होता है, उसे बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, देखो नाम से पता चल रहा है, नाम क्या आ रहा है, स्पिन। जैसे हमारी धरती सूरज के चारों तरफ घूमते वक्त, एक तो वो ऑर्बिटल के अंदर घूम रही होती है, दूसरा वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही होती है। एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है तो इसके चारों तरफ घूमना, इसका मतलब मान लो ये गोल धरती है तो वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, ठीक है, ये पता है आप लोगों को, तभी दिन रात पॉसिबल हो पा रहे हैं, है ना। तो अब जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो एक तरीके से क्या बताएगा, ये स्पिन के बारे में बताएगा। स्पिन के बारे में कैसे बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक ऑर्बिटल में कितने पॉसिबल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और वो दोनों की स्पिन भी क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट। अब ये स्पिन का मतलब क्या, स्पिन क्या रोल है कि अगर वो क्लॉकवाइज में घूमेगा, ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं +½ क्या, अगर वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो हम उसके लिए देते हैं +½ और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसको दे देते हैं -½ ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं, 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो +½ होगा या -½ होगा। और एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपोजिट स्पिन में होना ही पड़ेगा, ठीक है ना, या रूल भी आएगा आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, हमने चारों जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं इसको सम कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात n पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L पढ़ा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, M पढ़ा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S पढ़ा है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। N क्या बताता है, शेल के बारे में, L क्या बताता है, सब शेल के बारे में, और सब शेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, तो M बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, और S क्या बताता है, स्पिन के बारे में। बात समझ में आ गई। तो देखो हमें सारी चीज़ें पता चल गई, तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी जानकारी पता चल गई, ये मतलब उनकी एनर्जी भी पता चल गई, शेल, सब शेल, स्पिन, सब कुछ पता चल गया। तो इसका मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्वांटम नंबर्स। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, ठीक है। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ बेटा मेरे को बता देना, नहीं तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा।